अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल आपसे गुफ्तगू तारीख़ी तनाजुर में हो रही थी। तारीख़ सिर्फ़ किताबी बात के तौर पर आपके साथ ज़ेर गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि एक वाक़यात के और नीयतों के तसलसल के तौर पर वो आपको पेश की जा रही थी बातें। उसके बाद यानी कहाँ क्या गुफ्तगू होती है वो तो उस पर्टिकुलर टाइम से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जो थॉट का और सोच का प्रोसेस है वो मुस्तकिल साथ रहता है और वो साथ साथ सवाल उठाता रहता है। ये सवाल बहुत दफ़ा उठाया जाता रहा है मेरी तरफ से मुख्तलिफ मजालिस में, मुख्तलिफ मबाहिस में, कि एक है आपका नाम रखना, डिक्लेयर करना, बना देना। एक उसके साथ तारीखी तौर पर नजर आ रहा है कि जिनको आपने ना नाम रखा, ना कुछ बनाया, ना डिक्लेयर किया, बल्कि उनके यहाँ फॉर ग्रांटेड हुब्बुल वतनी उनमें मौजूद थी और फॉर ग्रांटेड ही इस्लाम और हमदर्दी इस्लाम और उम्मत में वो शुमार होते जा रहे थे। इन दो तबकात की तरफ से प्रैक्टिकल टेंजिबल रिजल्ट क्या सामने आया? जमात इस्लामी, मैंने कल की गुफ्तगू में बताया था कि वो आप घेर घार के ले आए कि अब आपको उसकी जरूरत है। इस बात में किसी लंबी चौड़ी तहकीक की बात नहीं है कि मौलाना मौदूदी या अब्दुल नियाजी को सजा सुनाने के बाद उनको रख लिया गया था कि ये काम आएंगे, और काम किन मानों में आएंगे कि आप फ्यूचर में दूर तक देख रहे थे कि ये जो पाकिस्तान का आपके सामने मंजरनामा है, जियोग्राफिकली, एथनिसिटी के लिहाज से, मुख्तलिफ सूबाई और लिसानी तबकात के लिहाज से, और ओवरऑल मुआशरती कैटेगरीज और मुआशी कैटेगरीज के लिहाज से, इनमें ज़्यादातर जाहिर है कि गुरबा और पिसे हुए तबके, और वो उन लोगों पर मुश्तमिल है ये सारा सिनारियो जिनको आपने कल को इस्तेमाल करना है। और एक्सप्लॉयटेशन की एक बड़ी सॉलिड शक्ल जो है वो आपने बुनियाद में ही रख ली थी। इसलिए कायदे आज़म की उस तकरीर का तो हवाला दिया जाता है जी, 11 अगस्त को उन्होंने ये कहा था, लेकिन उसी तकरीब में जिसकी मैं कल बात कर रहा था, ट्विटर स्पेस में जो गुफ्तगू हुई, जाहिर है 3-4 घंटे की वो गुफ्तगू थी, उसमें वो बैरिस्टर साहब, डॉक्टर साहब मौसूफ जो थे, उन्होंने पढ़ के सुनाई वो उसके 6-7 पैराग्राफ्स, और वो सारे के सारे पैराग्राफ्स नफी करते हैं उस सब कुछ की जो बाद में पाकिस्तान में होता चला गया। नेपोटिज्म की आउटराइटली कायदे आज़म ने उसको रिजेक्ट किया, और तबकाती तकसीम करके उस तकसीम की बुनियाद पर लोगों को उनके हुकूक ना देना और एक खास तबका क्रिएट कर लेना जो एलीट कहलाए, और बाकी सारे नॉन एंटिटी के तौर पर वहां लाठियों से हाँकने वाले हों, हाँके जाने वाले हों। इस तरह की किसी डिवीजन की कायदे आज़म ने इसको बता दिया कि इसकी गुंजाइश नहीं होगी। वो जाहिर है कि वहां से ही पढ़ के और वही तरतीब वाइज अगर आपके सामने हो तो हो, लेकिन दर हकीकत वो जो है ना, आप आज़ाद हैं अपने मस्जिदों में जाने, मंदिरों में जाने के लिए, और आपके ये तो उसका एक पैराग्राफ था। वो बाकायदा तरतीब से आपके सारे सिनारियों को सामने रख के जो तकरीर तैयार की गई थी, उसके तो जो सारे पैराग्राफ जो हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं आज तक।
लेकिन ये बात भी साबित शुदा है कि उस तकरीर को जब हमने मतन सुना डॉक्टर साहब से, तो पता ये चला कि जितने पैराग्राफ्स में जितने पॉइंट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक चार्टर के तौर पर दिए हैं, एक मंशूर के तौर पर नौज़ायदा मुमलिकत को दिए हैं, वन बाय वन उन सारों पर खत तंसीख प्रैक्टिकली खींचा गया है। एक को भी आपने लागू नहीं होने दिया पाकिस्तान में। मैंने पहले भी एक आध दफा अर्ज किया है कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक मुशायरा था कायद आज़म के हवाले से और योम 25 दिसंबर के हवाले से, तो उसमें बहुत से लोगों ने आके अपने शेर सुनाए। वो फिर जिस तरह की वो बुलवतनी और कायद से वफा और उसके एहसानात का तज़किरा होता है, वो लंबी लंबी नज़में थीं, वो सब हुई। एक शेर जो है वो ऑन एयर नहीं जाने दिया गया, और वही एक शेर था उस सारी नशिस्त में। वो शेर ये था कि उसने बहुत तलकीन की, इत्तेहाद की, ईमान की तंजीम की, और हमने बहुत तौहीन की, और खासकर इन तीन की। तो आपका जो सारा है ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, इनमें से कोई वाकया आपके साथ इत्तफाकन नहीं हुआ। इस ममलिकत खुदादाद के साथ कोई खिलवाड़ इत्तफाकी नहीं था। हर खिलवाड़ प्लान्ड था। हर खिलवाड़ के पीछे बदनीयती बड़ी गहराई के साथ और बड़ी डिटेल के साथ कारफरमा नजर आती है। जैसा कि मैंने बताया था कल में प्रोग्राम में कि अंधे को नजर आ रहा था कि ये कायदे आजम के और पाकिस्तान के कितने मुखालिफ थे। उनको खत लिख के लाके आबाद किया और 3 साल लिए उन्होंने सिर्फ आपको अपसाइड डाउन करने के लिए। वही तमाशे लग गए, सरगोदे से लेके लाहौर तक और हर तरफ फैल गए। और उधर जनाब कराची में ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो कैबिनेट बिठा के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई हुण दसो की करिए। फिर वहां से फोन करके पूछा जा रहा है कोर कमांडर को, जनरल आजम को, मुझे फुल इख्तियार के साथ इतना टाइम चाहिए। लेकिन यहां तक पाकिस्तान के मुआशरे को पहुंचने क्यों दिया गया? वो जो नजर आ रहे थे। अब जरा दूसरी तरफ आए कि अचानक यूं छुरी से काट के तो नहीं, बड़ा सिस्टमेटिकली अलहदा किया गया ना। वो अलहदा सेटलमेंट कमिश्नर थे MM अहमद, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के, उसके बाद वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बना दिए गए, और 10 साल तक जो वो रहे हैं उस हैसियत में आपके फाइनेंस और इक्तिसादियात और आपके प्लानिंग कमीशन को सामने रख के उसमें 2 मेन काम किए गए। एक, जो बंदा काम कर रहा है, जिसके लिए तरबेला डैम के इफ्तिताह के मौके पर जनरल अयूब खान की एज ए सदर पाकिस्तान ये तकरीर ऑन द रिकॉर्ड है कि MM अहमद पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपके एहसान के जेर ममनून एहसान रहेंगी। ये जो तरबेला की सूरत में आपने दिया है तोहफा पाकिस्तान को, वो ममनून एहसान नस्लों ने एक काम तो ये किया कि वो जो प्राइमरी लेवल का मुल्ला था असलम कुरैशी, जो कि उस वक्त सिर्फ एक लिफ्ट ऑपरेटर था उनके दफ्तर का, उसने लिफ्ट में छुरा घोंप दिया उनको MM अहमद को, और उसके नतीजे में वो कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पोते को छुरा मारने वाला जो है, वो तो चाहे गधा हो, वो फिर उसके बाद तो वो उसने हीरो ही होना था आपका। तो वो जो जनरल अयूब ने एज ए सदर पाकिस्तान तकरीर में कहा था कि MM अहमद पाकिस्तान की आइंदा नस्लें आपकी ममनून एहसान होंगी, वो एहसान का इस रंग में आप लोगों ने बदला दिया। मैंने कहा ना कि आप लोग कैलकुलेटेड किस्म के मोहसिन कुश हैं, आप कैलकुलेटेड बददियानत और बदनीयत हैं, और आपने
उस बंदे को साइड लाइन किया, उसको नहीं किया। उस जैसों को आइंदा के लिए रास्ता, क्योंकि आप लोगों का एक नारा है ना, आपका एक टीप का मिसरा है, आपका एक विरद और वजीफा है आपकी तहरीकों का। एंटी अहमदिया तहरीकें हों, मजहबी तहरीकें जब जब उठती हैं, उनका एक टीप का मिसरा होता है, कादियानियों को कलीदी आसामियों से अलग किया जाए। अब वो कलीदी आसामियां उतरते उतरते वैसे आम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस लेवल तक आ चुकी है। वो क्यों अलग किया जाए, ये सवाल नहीं कभी किसी ने पूछा। क्यों अलग किया जाए कादियानियों को कलीदी आसामियों से? क्योंकि कादियानी अगर कलीदी आसामियों पे हों तो वो पाकिस्तान को 5 साला मंसूबे कंसिस्टेंसी के साथ 2 दफा दे सकते हैं। 77 साल की आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 5 साला मंसूबे आपके क्रेडिट पर हैं, वो दोनों आपको एमएम अहमद दे रहा है। तो ऐसा बंदा तो फिर आपको नहीं चाहिए ना। इस तरह का खजाने और इक्तिसादियात के उमूर के ऊपर बंदा बैठा हुआ हो। ऑफ द रिकॉर्ड ये सुनी हुई बात है, खलीफा सालिस तीसरे इमाम जमात अहमदिया वो अपने कजन के तौर पर ही एमएम अहमद के यहां गए हुए थे, और एमएम अहमद के यहां ही जनरल नजीर इनवाइटेड था किसी हैसियत से। और चाहिए क्या था उसको कि जो सख्त सर्दी के इलाकों में जो डिप्लॉयमेंट हुई हुई थी उनके लिए सदरियां चाहिए जिनके अंदर रुई भरी होती है, ये सीने के ऊपर वाली वेस्ट्स, वो उनके लिए फंड्स कह रहा था कि फौरी तौर पर रिलीज करें। एमएम अहमद किसी सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे थे कि यूं करके आएंगे, और मतलब ऐसी कोई उनकी बात चल रही थी। इमाम जमात अहमदिया को अज राहे लाइट नोट पे कहा कि ये देखें आपका कजन तो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि बात क्या है? कह वो जो महाज पे सदरियों की जरूरत है मेरे जवानों को। उन्होंने कहा ठीक, तो कितनी सदरियां चाहिए? उन्होंने कहा जी इतने 1000। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आप, मैं इसको तो नहीं कह सकता, इसके दफ्तर के जो मामलात हैं वो तो ये बेहतर समझता है, वो तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि किसी के उसमें हिस्सा जाके दखल देना। लेकिन जवान सरहदों पे है, मौसम वाकई सख्त है, सर्दी है, मैं सदरियों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उन्होंने वहां पे ही अपने स्टाफ में से किसी को कहा कि फौरी तौर पर फलां को कहें कि फैसलाबाद से जाके कपड़ा खरीदे, और औरतों की जो तंजीम है लजना, उनको हुक्म दिया कि भाई फौरी तौर पर सारी बैठ जाएं और ये इस साइज की, जो स्टैंडर्ड साइज होता है, और वो इस फॉर्मेट में फौरी तौर पर सीनी शुरू करें। और वो कसरत से उनको लगा के विद इन सम डेज वो पूरी की पूरी उनको उठा के जाके डिलीवर कर देंगे, ये हमारी तरफ से तोहफा है। ये वाकयात कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन जब मतलब कैसे आते, इस तरह जो काम करने वाले थे वो तबकात आपने साइडलाइन किए, और उनकी जगह आपने किनको दी? अताउल्लाह शाह बुखारियों को, मुफ्ती महमूदों को, मौलाना मदूदियों को, और जमात इस्लामी। पहले आप उसको लंबा अरसा हायर किए रखा, उसके फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स और उसके मुख्तलिफ शेड्स सामने आए। उसमें से जो उनके एकेडेमिया के लोग थे वो अरशाद हकानी के तौर पर टॉप ब्रास में जा शामिल हुए। उन्होंने फिर आगे तरबियत इस तरह करके की कि किस तरह इनको मीडिया में से ब्लैकआउट करना है। और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में तो खैर वो जहाज चाहिए था अफगानिस्तान वाला। भुट्टो के दौर में ये कहने की बात है कि जी वो भुट्टो मजबूर हो गया था, उसने फलां कर लिया था, वो कर लिया था, वो बाकायदा नेक्सस था। और वो जो सिस्टमैटिक स्ट्रगल थी साइडलाइन करने की, इस तरह आपने एडमिनिस्ट्रेशन से निकाला,
इसी तरह आपने उनको अदलिया से आउट रखा। मतलब एक जस्टिस सलाम भट्टी पता नहीं किस तरह प्रमोट होके तो एक हाईकोर्ट के जज तक गए। उसके अलावा आपको तो यानी शेख मुजीबुर रहमान जैसे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनके कई प्रेसिडेंट्स सेट करवाने वाले केसेस, लेकिन जाहिर है उन पर नजर नहीं पड़नी आपकी कि उनको भी जजी के लिए लिया जा सकता है, लेकिन अतर मिन अल्लाह पर तो नजर पड़ेगी आपकी। आपने इस तरह किया कि जैसे ये इसमें है ही नहीं इस मुल्क के। फिर दूर के मतलब फौज की तरफ आए तो फौज में आपने 65 की जंग के सारे हीरोज जो थे, ये तो एक वसुतुल्लाह खान कहते हैं जी मैं जब माशरती उलूम पढ़ता था तो उनके तस्वीरें होती थी, अब नहीं है। तो छोटी सी बात है, एक बाकायदा एसओपी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है कि इन लोगों को लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर प्रमोट नहीं होने देना। और कईयों को मैं जानता हूं जिन्होंने फिर यह कहा कि मेजरशिप से ही रिटायर करके छोड़ दें, फिर अब हमने जाके क्या करना है। लेकिन इसका जो पहला कट लगाया था आपने वो जनरल अख्तर मलिक और इस लेवल के लोगों से लगाया था। और सारे कहते हैं कि किस वक्त आपने उसकी कमांड चेंज की थी जनरल अख्तर मलिक की। तो ये आप लोगों का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिनसे पाकिस्तान को टेंजिबल फायदे पहुंचे हैं, फायदे वो जो इंटरनेशनल वर्थ रखते हों, जिनको हर लेवल पर प्रूव किया जा सके। आप एटम बम की एटॉमिक कैपेसिटी की बात करते हैं, जब कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो वाकईतन आजादी के साथ बात होगी, और उस वक्त जो डॉक्टर मुनीर अहमद खान के जो मजामीन हैं उनकी बुनियाद पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात आएगी, और स्पार्को में डॉक्टर अब्दुल सलाम के रोल और पाकिस्तान की हैसियत के तज़किरे आएंगे किसी लेवल पे। अभी तो आपके पास यानी वाकई लोगों को नहीं पता, वो तो कदीर खान ही हीरो है आपका। क्यों कि आपने जो घड़े हुए हीरो हैं वो ऊपर रखे, और जो ऑर्गेनिक हीरोज थे इस मुल्क के उनको आप लोगों ने साइड लाइन नहीं किया, उनको जलील किया, उनको नॉन एंटिटी बनाया, उनकी मुंह पे कालक मली, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के पोस्टरों पर आपके लोंडों ने, गली के लोंडों ने ये हरकतें की गुजरांवाले में और दीगर शहरों में। ये कुछ आप करते आ रहे हैं, और इसमें कोई तबका नहीं है जिसको बाहर रखा जा सके। अगर आप हुकूमत के हैं तो आप पॉलिटिकल सेटअप के हैं, और आपके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है साथ आपके, और आप रिलीजियस हैंड पिक्ड किस्म के उनके लाडले हैं, तो आप ये सारा कुछ करेंगे और आप ये झूठ बोलते चले जाएंगे। नतीजा नौबत बाई जा रसीद कि अब आपने जो लश्कर तैयबा के बाद जो घड़े, पहले लश्कर तैयबा रही आपकी अहले हदीस वाले, और अब आपने इनको अपने उस पे ले लिया, गोद ले लिया। एक तबका बता दें जिसने आपको बाइट बैक और फाइट बैक नहीं किया, स्टार्टिंग फ्रॉम वही 47 वाले। उन्होंने 53 दिया, बाद वालों ने 74 दिया आपको, फिर 80s की दहाई के बाद पता ही नहीं चला कि कौन किन्नू मार रहे हैं, फिर आपकी सिपाही साहबा, और वो यानी ये आप तमाशे ही करते आए हैं ना मुसलसल। तो वो जो तमाशों का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, उस ह्यूमन स्टफ के ऊपर आपने कुल्हाड़ा चलाया, और अब आपका जो मौजूदा पाकिस्तान है वो इस लेवल पर आ गया है कि वहां दयानतदारी के साथ अपनी रिट और अपने हलफ के साथ वफा करने वाला बंदा आपको ना ब्यूरोक्रेसी में मिल रहा है, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मिल रहा है, ना अदलिया में मिल रहा है। पार्लियामेंट जो है वो सारी की सारी आपने वो उसी तरह के इकट्ठे किए हुए हैं कि इनू फाड़ लो तो इनू बुक कर लो। आप देख लें, आप इस वक्त की सियासी जमातों का जो कुछ भी आपके पास है,
लेकिन हालात अब यहां तक आ गए हैं कि कमजोर जो है उसका अब वहां कोई वाली वारिस नहीं है। कल का ये कोई परेशान कुन बात है कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच आपको रिपोर्ट 9-10 महीने पहले सबमिट करवा रही है कि तौहीन वाला ब्लास्फेमी का एक पूरा रैकेट है जो कारोबार कर रहा है, और 400-500 नौजवान लड़के लड़कियां जो है सारे के सारे मुसलमान वो मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं और रियासत ने सुना ही कोई नहीं। जब रियासत इस हद तक आ चुकी है तो उस वक्त आप बागबानपुरे की मस्जिद में जाके अहमदियों की रात के 2 बजे परसों रेड कर रहे हैं। किसके कहने पर? जी हसन मुआविया ने जुलूस निकाला है। और सवाल यह पैदा होता है कि आपकी पुलिस तो चली गई है मस्जिद के अंदर भी और उनके घरों के अंदर भी तलाशी लेने यूनिफॉर्म में, हसन मुआविया और उसके गुंडे किस कैपेसिटी में गए हैं? मगर आप आजाद हैं। जिस तरह दुनिया में गजा के ऊपर वो एक पूरा मुल्क हमला करता है, इसराइल, और करता चला जाता है और उनको तहस नहस करता चला जाता है, और फिर लबनान की सरहद खोल देता है, और दुनिया की सारी बड़ी ताकतें मुंह उठाए देख रही हैं कि इन्होंने रोकना किवें है। सबको पता है कि हरामजदगी हो रही है, सबके सब दंदल पड़ी हुई है, मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हुए हैं। क्या यूरोप और क्या अमेरिका और क्या दीगर, कौन बोलेगा उनके लिए? बिल्कुल उसी तरह सारे जानते हैं कि ना आइन की आइनी लीगैलिटी उनको हासिल है, ना लॉ का, ना ह्यूमन राइट्स का, ना किसी भी इखलाकी कोई मोरालिटी ये इजाजत नहीं देती कि उनके घरों में घुसा जाए। मगर वो पकड़ के ले गए। और पॉजिटिव बात उसमें से क्या निकल के आ रही? जी औरतों को ले गए थे, जो औरतों को तो छोड़ दिया। बे औरतों को पकड़ा क्यों था? उनके घर में लेने क्या गए थे? इंतजार यानी अब किस हद तक लेके जा रहे हैं आप कमजोर तबकात को पाकिस्तान के? उस हालत में कि जब कल ही एजाज सैयद बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि केपीके में 9 जो डिवीजन है उनमें से 7 डिवीजन जो है उनके अंदर कोई रेट नहीं है, ना आर्मी की ना गवर्नमेंट की, फोर्सेस की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, सिर्फ 2 डिवीजन में रेट है। तो बिल्कुल उसी तरह से मरियम पंजाब की वजीर आला है या लाहौर की वजीर आला है? डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब है या आईजी लाहौर है? और लाहौर के अंदर यह सवाल उसी तरह कायम रहेगा। और अभी तो मैं एक खुला खत लिखने का सोच रहा हूं इंसानों को कि हसन मुआविया किस हैसियत में अहमदिया मस्जिद और अहमदियों के घरों में घुसा है, और आपकी पुलिस जो है वो उसके इशारों पर नाचने के लिए है, या वो सारे पाकिस्तान की या सारी अवाम की पुलिस है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सारे पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन है या इन मुलवानों की है? और आखिरी सवाल, मुल्ला के साथ पुलिस खड़ी क्यों होती है? जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर देगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर आपने रियासत और रियासती इदारों को अपनी बैक पे लाना है तो आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा करने वाले होने चाहिए। अगर आप लॉ अबाइडिंग और अमन पसंद शहरी हैं तो फिर रियासत आपके साथ खड़ी नहीं होगी, वो गुंडों के साथ खड़ी होगी। बताएं क्या ये सिचुएशन आपने पैदा कर ली है कि नहीं पाकिस्तान में? और अगर ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है तो अब आप लोगों को गिरफ्तारी देने की सेंस क्या बनती है किसी भी आदमी की? जब आप हैं ही गुंडों के साथ, जब आप हैं ही परपेट्रेटर्स के साथ, जब आप हैं ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने वालों के साथ, तो आपको गिरफ्तारी दी क्यों जाए? आम आदमी क्यों आपको गिरफ्तारी दे? और आज किसी ने, मेरे अहमदी दोस्त ने इंग्लैंड से बात करते हुए मुझे पूछा कि जमात अहमदिया तो सब्र करती है, एक इस वजह से कि खुदा ताला ने हमें सब्र की तालीम दी है और हमें सब्र ही के जरिए सबसे बड़ा आजमाया जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल, दूसरी वजह यह होती है कि जी हम कानून अपने हाथ में नहीं लेते। लेकिन अब सवाल यह पैदा हुआ कि कानून हम तो अपने हाथ में नहीं लेते। किसका कानून? रियासत का।
किसकी रिट? इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया की, पुलिस की, लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की। वो हम अपने हाथ में नहीं लेते, ठीक है, ये हमारी ट्रेनिंग थी। लेकिन अब कानून वो जो अपने हाथ में ले चुके हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हम रियासत का कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन अब तो ये मुल्लाइज्म का कानून है, इसका क्या करें? यानी रियासत से छीन के तो गुंडे ने कानून अपने हाथ में ले लिया और हम कानून अपने हाथ में नहीं लेते। इस तरह कंपनी नहीं चलेगी, इस तरह सिस्टम आगे बढ़ नहीं सकेगा। और एक शरीफ आदमी, मुहज्जब बुजुर्ग से आज मेरी बात हुई तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? ये तो उनसे पूछे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एक चीज नजर आ रही है कि शामत अमाल अब बिल्कुल सर पे है। अब वो वक्त दरवाजे पे दस्तक, मतलब ये क्या सेंस है कि आपने उनके 3-4 घरों को तोड़ के तो आप जाके जो, अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो 295C का पर्चा है उसकी सजा भी मौत है। 295C अगर एक कागज का पुर्जा झूठे तौर पर आपके मत्थे मार दिया जाए तो उसकी सजा मौत है, और अगर आप ही को मार दिया जाए फिर तंग आमद बजंग आमद तो उसकी सजा 302 वाली मौत है। आप मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमने कागज के पुर्जों के जरिए फांसी चढ़ना है या हमने इनको मार के फांसी चढ़ना है। शर्म करें अब, जहां तक आप आ चुके हैं और लगे हैं आप मुल्क चलाने। चले आप दुनिया को ब्रिक्स के जरिए और ब्लॉकों का हिस्सा बनने। आपसे अपने जिले नहीं संभाले जा रहे। देखें कहां जाते हैं और क्या करते हैं। मगर एक बात है, जैसे मैंने ये अर्ज किया ना कि पिसे हुए तबके का वहां कोई नहीं है। चौथे इमाम जमात अहमदिया मिर्जा ताहिर अहमद साहब का एक मशहूर खुतबे में उन्होंने ये फिक्रा कसरत से शेयर किया जाता है, सोशल मीडिया पर भी है, कि हमारा तो एक मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं है। कायनात का खालिक और मालिक खुदा हमारा मौला है, और जिस दिन वो हमारी मदद को आया तुम्हें दुनिया की कोई ताकत पनाह नहीं दे सकेगी। ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इसमें तो तंग अहमद बजंग अहमद वाली सूरत की तरफ धकेल रहे हैं आप अपने मुल्क के शहरियों को। कब्रें तोड़ रहे हो जो, अच्छा आज ही का तबसरा था कि वो सांगला हिल में एक मस्जिद है, उसका वो तोड़ ताड़ के सारा मलबा जो है वो लाद के ले जा रही है पुलिस मौलवियों के साथ। वो वीडियो देख के तो बेख्तियार में मेरी मिसेज ने कहा कि इन्ना दा मलबा तुसी साडा ते लद के लै गए, तुहाडा कौन लदेगा हुण पूरे मुल्क दा? मतलब आप खुदा ताला से मत्था लगा के बैठे हैं। आप अल्लाह ताला को कितना लाइट ले रहे हैं। क्यों? ये बात जमात अहमदिया के अफराद और उनकी मस्जिदों और उनके कब्रिस्तानों और उन्हीं के ऊपर हमलों की सूरत में मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कि सिर्फ ये एक हैं जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि हम उसके भेजे हुए पर ईमान ले आए। अगर हम उसके भेजे हुए को ना मान रहे होते, और नऊज़ बिल्लाह हम पे ऐसा वक्त अल्लाह ना लाए, लेकिन तुम्हारे कागजों में हमारा जुर्म और हमारी कमजोरी की वजह यह है कि हम बानिया जमात अहमदिया को बैत कर बैठे, उनको मान बैठे, और तो हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसके बाद सिवाय इसके और वजह क्या और हल क्या बाकी रह जाता है कि आम दुनिया वाले ऊंट आपसे मांग लें और खाना काबा फिर खुदा आपसे तकाजा कर ले। तो आप दिन ब दिन वो जो आपकी 70-75 साल की बदनीतियां थी ना, 70-75 साल मेहनतें की जाएं तो हुकूमतें और मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन 70-75 साल मुसलसल बदनीतियां की जाएं और हर दहाई में उनके बद असरात जो है वो आपको नजर भी आ रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी तबाही फिरती है तो उस पर दुनिया को किसी ताज्जुब तो कोई नहीं होना चाहिए। और इस जरिए से आप जो
हुब्बुल वतनी के की जो जड़ें काट रहे हैं वहां से, वो अभी आप लोगों के सामने नहीं है, शऊर ही नहीं है आपको उसका। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।